किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अपने संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र अलीगढ़ क्वारसी पर मौजूद हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल को खोलते हैं तो उसमें तरह तरह की वीडियो प्राकृतिक खेती के बारे में और प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला जीवामृत के बारे में तमाम वीडियो हमें मिलती हैं सुनने के लिए। हमारे बहुत से साथी, हमारे बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो जीवामृत बनाने का तरीका बता रहे हैं और बहुत से किसान भी हमारे प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाला जीवामृत को बना रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साथियों, जीवामृत को बनाना और उसको अपने खेतों में प्रयोग कर लेना और फिर यह मान लेना कि हमने प्राकृतिक खेती कर ली, ये प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत को बनाना प्राकृतिक खेती का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन जीवामृत को बना के उसमें इस्तेमाल करना और ये मान लिया हमने कि प्राकृतिक खेती हो गई, तो प्राकृतिक खेती नहीं है। हमने अपने खेतों में जो इंसेक्टिसाइड डाला या हमारे खेतों में तापक्रम बढ़ने की वजह से, हमारे खेत नंगा होने की वजह से जो हमारे सूक्ष्म जीव मरे और मरने के बाद हमने जीवामृत बनाया और उसको बनाने के बाद अपने खेतों में डाला, यानी कि अपने खेतों में हमने सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा दिया। यहाँ तक की बात तो आप सबके समझ में आती है, लेकिन हमें सोचना ये है कि हमें बार बार जीवामृत को ना बनाना पड़े, बार बार अपने खेतों में जीवामृत का प्रयोग ना करना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति के वैभव को बनाए रखें। प्राकृतिक खेती का मतलब भी यही है, उसका असल मकसद भी यही है कि हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती उसी को कहते हैं जो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार की जाती है और प्रकृति की सभी इकाइयों को बरकरार रखी जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में जीवामृत का हमने प्रयोग कर लिया, तो ज़रूरी है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे खेत में मरने न पाएँ। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में किसी भी तरह का कभी भी कोई इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न करें। अगर हम अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेंगे तो जो हमने सूक्ष्म जीव जीवामृत के माध्यम से पहुंचाए थे वो मर जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। साथियों, हमें प्रकृति के वैभव को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भूमि की उर्वरता को निरंतर बनाए रखें। भूमि में जो मौजूद भूगर्भ जल स्तर है उसको ऊपर उठाए रखें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते रहें, यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बरकरार रहें और हमारी जैव विविधता भी बरकरार रहे। हमारी कृषि उत्पादन लागत भी कम आए और जो उत्पादन हमें प्राप्त हो वह भी गुणवत्तापूर्वक हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें, यानी कि हम अपनी सोच को प्राकृतिक करें, प्रकृति की सभी इकाइयों को समझने का प्रयास करें, प्रकृति की इकाइयों को अपनी देखने की नज़र के थोड़े से नज़रिए को गहरा करें। जब हम प्रकृति इकाइयों को समझ लेंगे तो फिर हमारी समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का वैभव हमें किस तरह से बरकरार रखना है। हमें चाहिए कि हम अपने खेत और खलिहान के पास एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश बनाएं जहां हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामनी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला सब पहले की तरह से मौजूद हों। हमारे खेत खलिहानों के पास जो जलाशय हैं उनमें निर्मल जल भरा रहे, उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जौ, वो सब पहले की तरह से मौजूद रहें। इसके अलावा हमारे गांव, घरों में, खेतों में, खलिहानों में नाना प्रकार की जो चिड़ियाँ पहले से मौजूद थीं वो भी पहले की तरह से, यानी कि गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, हंस, सारस सब पहले की तरह से मौजूद रहें। और ये सब काम तभी हो सकता है जब हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेड़ बनाएं, और मेड़ इस लिहाज से बनाएं ताकि वर्षा का जब पानी हो, पहली बरसात हो, तो वो पानी हमारे खेतों से बाहर न निकलने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। जो मेड़ बनाएं उन पर हम अपनी इच्छा के अनुसार सभी तरह के पेड़ लगाएं ताकि उन पर पक्षी अपना बसेरा बना लें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें, और जब हम पशुपालन करेंगे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब पशु होंगे तो गोबर होगा, तो गोबर होगा तो खाद होगी, और जब खाद होगी तो वनस्पति होगी, यानी कि हमारी पैदावार बेहतर होगी। पशुपालन करने के साथ साथ जो हमें गोबर प्राप्त होगा
उसे अपने खेतों में प्रयोग करें। गोबर की खाद के साथ साथ हरी खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, गंधक खाद का प्रयोग करें। हमें ये भी ज़रूरी ध्यान रखना है कि जो हमारे फसल अवशेष हमारे खेतों में रहते हैं उन्हें हम बिल्कुल न जलाएं। यानी कि जो हमारे फसलों की जड़ें हैं, तना है, शाखा है, पत्ती है, फल फूल है, उन्हें अपने खेतों में ही पड़ा रहने दें। उन्हें किसी भी दशा में आप ना जलाएं। इसके साथ साथ अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने प्रकृति के वैभव को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे। और जब हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रख लेंगे तो फिर उससे हमें लाभ होगा कि हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरता निरंतर बनी रहेगी, हमारी भूमि में जो भूगर्भ जल है वो भी ऊपर मौजूद बना रहेगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन मजबूत होंगे, हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी, हमारी कृषि उत्पादन लागत भी कम आएगी और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा हमें गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके खाने से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और ये प्राकृतिक खेती हमारी हमेशा हमेशा निरंतर चलती रहेगी। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने किसान भाइयों में, दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।